दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश आयांस पोल्ट्री सर्विसेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा पहले मैंने वादा किया था कि हम अपने अपकमिंग वीडियो में डिसइंफेक्शन और डिसइंफेक्टेंट पर बात करेंगे। तो आज का पहला जो अपना टॉपिक है जिस पर हम ये वीडियो में चर्चा करेंगे वो डिसइंफेक्शन है, और उसके बाद एक दूसरे वीडियो में हम डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, डिसइंफेक्टेंट और डिसइंफेक्शन दोनों टर्म अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होता है। जैसे डिसइंफेक्शन को अगर हम समझें तो डिसइंफेक्शन ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इन्फेक्शन, और डिस प्लस इन्फेक्शन मीन्स जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हो। तो जो भी केमिकल सब्सटेंस या कोई भी प्रोसेस जिसे भी हम यूज करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उसे इस प्रोसेस को डिसइंफेक्शन बोलते हैं। और डिसइंफेक्टेंट शब्द जो है जो उस केमिकल को यूज करते हैं या कोई भी सब्सटेंस जिस चीज़ को हम यूज करते हैं जिसके द्वारा हम डिसइंफेक्शन प्रोसेस को पूरा करते हैं उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। अब आइए समझते हैं कुछ टर्म्स जो इससे मोस्ट कॉमनली यूज होता है डिसइंफेक्शन में। तो पहला एक शब्द है सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है कि कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी टिश्यू में आ जाए, जो हमारे बॉडी फंक्शंस को चेंज करे या उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, बॉडी फंक्शन नॉर्मली ना हो। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी काज करती है, अगर उसका हमारे बॉडी या ब्लड में इन्फेक्शन होता है उस प्रोसेस को सेप्सिस बोलते हैं, उस कंडीशन को सेप्सिस बोलते हैं। और उसी सेप्सिस के अगेंस्ट जो भी चीज़ें यूज होती हैं, जो भी सब्सटेंस केमिकल हम यूज करते हैं या मेडिसिन यूज करते हैं जिससे कि ये सेप्सिस ख़त्म हो जाए, तो इसे एंटीसेप्सिस, इस प्रोसेस को एंटीसेप्सिस बोलते हैं। ठीक है। अब जो केमिकल हम यूज करते हैं वो केमिकल्स क्या होता है, वो केमिकल को हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। वो केमिकल या उस सब्सटेंस को जिसको हम यूज करते हैं उसको हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो एकदम क्लियर है, सेप्सिस मीन्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म जो हमको या हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, या किसी भी एनिमल का, पोल्ट्री को, किसी भी जू को जो इन्फेक्ट करते हैं, जो उनके अंदर बीमारी का कारण बनते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म उनके ब्लड में और टिश्यू में पाए जाते हैं, उनको, इस कंडीशन को हम सेप्सिस बोलते हैं। और उसके अगेंस्ट जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इनके ग्रोथ को, इनके मल्टीप्लिकेशन को हम चेक करते हैं, हम रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, उस प्रोसेस को एंटीसेप्सिस कहते हैं। और जो केमिकल यूज किया जाता है उस केमिकल को हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। मोस्टली एंटीसेप्टिक केमिकल, मोस्टली जो है एंटीसेप्टिक ऐसे एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस को या केमिकल को हम बोलते हैं जो लिविंग टिश्यू और स्किन पर यूज किया जाता है। जैसे कि हैंड वॉश के लिए हम कोई चीज़ यूज करें, हैंड रब्स के लिए, या सर्जरी के पहले जो साइट का प्रिपरेशन किया जाता है सर्जरी करने से पहले, उस टाइम में भी जो यूज होता है उसको हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस के द्वारा उस साइट का प्रिपरेशन करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूज होने वाले हैं वो क्लोरहेक्साटिन है, जो हैंड रब्स और स्किन पे यूज होता है हैंड वॉश के लिए। बाइगुआनाइट्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट है, एंटीमाइक्रोबियल डाई जैसे मिथाइलिन ब्लू है। तो इसके अलावा बीटाडीन सोल्यूशन भी यूज किया जाता है। हालांकि बीटाडीन जो है बायोसाइड्स होता है, जिसको अभी हम आगे समझेंगे। तो इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट जैसे एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक मीन्स जो लाइव टिश्यू या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज किया जाता है, स्किन, लिविंग टिश्यू के लिए। दूसरा जो डिसइंफेक्टेंट है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे यूज किया जाता है जो नॉन लिविंग हो, जिस पर कि जो उस पर बैक्टीरिया या वायरस या जो भी ग्रोथ है जो हमारे बॉडी या हमारे एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, उनको किल करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। डिसइंफेक्टेंट हमारे पास कई कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, जिसको हम आगे समझेंगे दूसरे वीडियो में, जिसका डिसइंफेक्टेंट के नाम से हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे।
ऐसे अभी हम समझने के लिए कॉल करते हैं कि हमारे पास हैलोजेंस हैं, फिनॉल्स हैं, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, पेरोक्साइड्स हैं, और इसके अलावा जो है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं। तो ढेर सारे जो है प्रोडक्ट्स डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। तो जैसा कि पीछे हमने देखा कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक लिविंग ऑब्जेक्ट पे यूज किया जाता है और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे यूज किया जाता है। इसी तरीके से एक टर्म यूज किया जाता है एयर डिसइंफेक्टेंट। तो ये नाम से ही टर्म जो है क्लियर है कि ऐसे डिसइंफेक्टेंट जो हम यूज करते हैं हवा में जो मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो कीटाणु हैं, उनको मारने के लिए जो केमिकल हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं एयर डिसइंफेक्टेंट। जैसे ग्लाइकॉल्स जो कि एयर में डिस्पर्स्ड होकर के वेपर और एरोसॉल के रूप में जो बैक्टीरिया वायरस हैं उनको किल करते हैं। इसी तरीके से पीछे अभी जैसे हमने बोला एक शब्द बीटाडीन के लिए बायोसाइड्स। बायोसाइड्स ऐसे केमिकल्स या एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस हैं जिसको हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पर यूज कर सकते हैं, मतलब कि जिसको एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज कर सकते हैं और डिसइंफेक्टेंट के रूप में। मोस्टली ये जो है जब इसका कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन इसका है कम कंसंट्रेशन का हो तो उसे एंटीसेप्टिक बोलते हैं। जब ज़्यादा कंसंट्रेशन का हम यूज करते हैं तो उसको डिसइंफेक्टेंट बोलने लगते हैं। जैसे H2O2 का है, एक लो कंसंट्रेशन अगर है, कम कंसंट्रेशन का यूज करते हैं तो उसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है, और हायर कंसंट्रेशन वही डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। इसी तरह बीटाडीन है, कोविडीन सोल्यूशन है, इनको हम बायोसाइड की कैटेगरी में मानते हैं। इसी तरीके से है फ्यूमिगेशन, एक टर्म यूज होता है। फ्यूमिगेशन में हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसमें कुछ केमिकल्स, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस जो यूज किया जाता है उनका फ्यूम बना करके उसका धुआं करते हैं। जिस भी प्रीमाइसेस या साइट को, एरिया को हमें डिसइंफेक्टेंट करना होता है, डिसइंफेक्ट करना होता है, कीटाणुरोधी जो केमिकल हैं उनको हम यूज करके उन पर धुआं यूज करके करते हैं, तो इस प्रोसेस को फ्यूमिगेशन कहते हैं। और ये फ्यूमिगेशन मोस्टली जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इसमें वो फॉर्मल्डिहाइड होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिसके कारण हमारे एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में जो डिजीज़ काज करती हैं, ये मोस्टली उन्हीं के लिए ये शब्द यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें कुछ बेनिफिशियल भी बैक्टीरिया होती हैं, कुछ हार्मफुल भी होती हैं। तो जो एजेंट्स उनको बोलते हैं, जो एजेंट्स डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होती हैं वो इंडिविजुअल्स में जो बीमारी काज करती हैं उनको कई कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। जैसे बैक्टीरिया है, वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं। वायरस होती हैं, वो डीएनए या आरएनए वायरस हो सकते हैं। फंगस हैं या मोल्ड्स हैं जो कि मोस्टली टॉक्सिसिटी काज करती हैं। प्रोटोजुआ हैं, जैसे पोल्ट्री में कॉक्सीडियोसिस होती है, या ह्यूमन में भी प्रोटोजुअल डिजीज़ होती है, और इसी तरीके से पैरासाइट्स होती हैं। तो अगर हम डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक की बात करते हैं तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है हमें इसे भी जानना चाहिए। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में कौन कौन सी जो है कैटेगरीज हैं जो ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में बीमारी काज करती हैं। तो दोस्तों, जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका एक सर्वाइवल टाइम होता है, या उनका एक अगर वो किसी जीव में जिसमें बीमारी पैदा करना है अगर उससे वो बाहर हैं तो वो कितने दिन तक ज़िंदा रहते हैं। अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन नहीं काज किए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर हैं, तो कितने दिन तक वो ज़िंदा रह सकते हैं, इसका एक हमने एक सीट बनाया हुआ है जिसमें एक डिटेल है। मोस्टली हम अगर पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पोल्ट्री से संबंधित हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो उसमें देखें तो पोल्ट्री में कुछ जो बीमारी होती हैं, वो चाहे वायरल हो, बैक्टीरियल हो, प्रोटोजोअल हो, पैरासिटिक हो, वो अगर पोल्ट्री को इन्फेक्ट नहीं किया है, उनके शरीर के बाहर वो कितने टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है,
इसका जो वायरस है वो कई दिन से लेकर मंथ तक ज़िंदा रह सकता है। अगर इस पे कोई भी डिसइंफेक्टेंट या कोई भी ऐसा केमिकल हम नहीं यूज करते हैं, नॉर्मल एक वो जो है, अगर उसका लाइफ देखा जाए कि वो लिविंग जिसको मतलब पोल्ट्री को अगर इन्फेक्ट नहीं किया है तो बाहर कितने दिन तक ज़िंदा रह सकता है। इसी तरीके से रानीखेत या आरडी का वैक्सीन जो वायरस है वो भी मंथ तक ज़िंदा रह सकता है। मेरेक्स का तो ये तो महीने से लेके सालों तक ज़िंदा रहता है, आपके प्रीमाइसेस में उस एरिया में रहेगा। हम जैसे ही बर्ड को रिप्लेस करेंगे वो इमीडिएट फिर से इन्फेक्शन काज करता है, चाहे वो एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस हो, चाहे एनसीडी का वायरस हो। गम्बोरो का ऐसे मंथ्स तक रहता है, हालांकि बहुत ज़्यादा फ्रजाइल होता है गम्बोरो का वायरस। अगर हम कोई डिसइंफेक्टेंट ठीक ठाक यूज करें तो जल्दी किल हो जाता है। इसी तरीके से इन्फेक्टियस ब्रोंकाइटिस का भी वायरस है जो कि महीनों तक ज़िंदा रह सकता है हमारे उस प्रीमाइसेस में। ऐसे फाउल कालरा है हफ्ते भर के लिए। कोराइजा का जो बैक्टीरिया है वो घंटे से लेकर दिन तक। माइकोप्लाज्मा है वो भी कुछ घंटों से लेकर के कई दिन तक ज़िंदा रह सकता है। साल्मोनेला का जो बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, साल्मोनेला का जो बैक्टीरिया है वो कई हफ्ते ज़िंदा रह सकता है। इसी तरीके से प्रोटोजोआ में अगर हम बात करें तो कॉक्सीडिया जो होता हो कई महीनों तक लीटर में या हमारे उस प्रीमाइसेस में ज़िंदा रह सकता है। पैरासाइट्स तो जब तक हम कोई केमिकल ना यूज करें, उनको हटाया ना जाए या कोई ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो वो तो कई दिन से लेकर के महीनों तक शरीर में पड़े रह सकते हैं। इसलिए इनका जो सर्वाइवल टाइम है, इस टाइम गैप को तोड़ने के लिए हमें डिसइंफेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने साइट का डिसइंफेक्शन करना ज़रूरी होता है, या मुर्गी फार्म का जिसमें हम मुर्गी पालन कर रहे हैं उस साइट का डिसइंफेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, उनका क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन। तो आगे हम इससे संबंधित चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि डिसइंफेक्शन क्या है, उसमें कॉमनली यूज होने वाले टर्म्स क्या क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और उनकी सर्वाइवल टाइम्स क्या हैं, कितने दिन तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिसमें वो बीमारी पैदा करती हैं उनसे दूर रह के कितने दिन तक ज़िंदा रह सकती हैं। अब हम आगे समझते हैं कि हम इन एजेंट्स को जो बीमारी पैदा कर रहे हैं हमारे मुर्गी में या मुर्गी पालन व्यवसाय में हमें जिससे नुकसान हो रहा है, उन एजेंट्स को हम ख़त्म कैसे करेंगे, समाप्त कैसे करेंगे, डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे। तो इसके कई मेथड्स हैं जो ये डिजीज़ काजिंग एजेंट्स को किल करने के लिए। जैसे पहला है सनलाइट, जो कि सुपर डिसइंफेक्टेंट होता है। अगर डायरेक्ट सनलाइट हो तो उससे बेस्ट कोई भी डिसइंफेक्टेंट नहीं है। दूसरा रेडिएशन है, ये मोस्टली यूज होता है ऑपरेशन थिएटर्स में जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, या माइक्रोलैब्स में यूज होता है। हीट, जैसे डायरेक्ट फ्लेम से हम किसी चीज़ को जला दें, माइक्रोवेव है, स्टीम है। इसी तरीके से फिल्ट्रेशन कॉमनली हम यूज करते हैं, जैसे आरओ वाटर का फिल्ट्रेशन यूज होता है, दूसरे फिल्टर्स जो यूज होते हैं। डिटर्जेंट या सोप मोस्टली रोज़ यूज होता है। या हम जैसे पोल्ट्री फार्म के अगर संदर्भ में बात करें तो फर्श पे जो है क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं सोप का। इक्विपमेंट्स साफ़ करने के लिए होता है, ऐसे फिल्ट्रेशन भी यूज होता है। मोस्टली जो है ब्रीडर और लेयर फार्मों पे फिल्टर लगे होते हैं टंकी से। फ्लेम गन हम हीट यूज करते ही हैं अगर केज और ये डिसइंफेक्टेंट करना हो, या पोल्ट्री शेड में ज़मीन को जला करके करने का हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। बाकी सनलाइट, रेडिएशन तो सब अच्छे से समझते हैं। ऐसे डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं फिर, जैसे गैसियस हो सकता है या केमिकल, जैसे हमने फ्यूमिगेशन के बारे में समझा आगे कि फ्यूमिगेशन प्रोसेस से उसको गैसियस कह सकते हैं। और केमिकल्स जो डिसइंफेक्टेंट हम मोस्ट कॉमनली आजकल यूज करते हैं अपने पोल्ट्री फार्म में, जो है डिसइंफेक्ट करने के लिए अपने शेड को। तो अब अगला टर्म जो है डीकंटामिनेशन। वास्तव में ये पोल्ट्री फार्म्स के लिए हम इस टर्म को यूज करते हैं। डीकंटामिनेशन शब्द वास्तव में दो चीज़ों से मिलके है। एक तो क्लीनिंग प्रोसेस, चूँकि फार्म को हम पहले क्लीनिंग करते हैं उसके बाद उसका डिसइंफेक्शन करते हैं, तो क्लीनिंग प्लस डिसइंफेक्शन मिला करके ही हम एक नया टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डीकंटामिनेशन। अब क्लीनिंग क्या है? क्लीनिंग जो है बायोसिक्योरिटी का सबसे अहम रोल है, क्लीनिंग और प्लस डिसइंफेक्शन।
करके बायो सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है। ये सब जो भी हमें करना चाहिए, चाहे क्लीनिंग हो, डिसइंफेक्शन हो, वास्तव में एक जो सुदृढ़ और अच्छे प्रोटेक्टिव्स को यूज करके ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए इरिटेटिंग होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अब समझते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना चाहिए। अगर एक कोई पोल्ट्री फार्म है, उसकी क्लीनिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो हमें जो फार्म है या हमारा जो साइट है, उसका हमें डेट है, टाइम है, लेबर का व्यवस्था है, जो इक्विपमेंट्स हैं उसको साफ़ सफाई करने के लिए किस समय पे हमें करना है, इसका एक प्रॉपर प्लान तैयार करना चाहिए। उसके बाद दूसरे स्टेप पे आता है कि हम पहले इंसेक्टिसाइड्स को यूज करें। जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो दरारों में या जगह जगह ऊपर शुरुआत में, जब तक हम उसका लिटर मटेरियल और सारी चीज़ें नहीं हटाए हुए हैं, तब तक वो ऊपर ज़्यादातर ऊपर ही रहते हैं। अदरवाइज अगर हम लिटर मटेरियल हटा देंगे तो वो जो दरारें हैं और सारी चीज़ें हैं उसमें घुस जाती हैं। तो सबसे पहले हमें डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, कोई भी इंसेक्टिसाइड्स यूज करना है, जिससे कि इंसेक्ट्स ऊपर के ख़त्म हो जाएं। फिर हमें जो है, जो अपने इक्विपमेंट्स हैं उन सब पे जो डस्ट है उसका जो है डस्ट को रिमूव करना है, और जो मकड़ी के जाले लगे हैं उसको हटाने हैं, उसको साफ़ करना है। तो डस्ट साफ़ करना है, मकड़ी के जाले साफ़ करने हैं। फिर इसके बाद जो है दूसरे स्टेप पे आते हैं प्री स्प्रे का मतलब क्या है कि कुछ डिटर्जेंट सोल्यूशन है, कुछ डंपिंग मटेरियल्स होते हैं, जिसे हम अपने सारे इक्विपमेंट पे और सारी चीज़ों पे, चूँकि हम एक बार सारे मटेरियल्स उसमें से रिमूव कर चुके हैं, जो काउबेब्स हैं और सारी चीज़ें हैं, डस्ट हैं, उसके बाद हम उस पर स्प्रे करते हैं डिटर्जेंट सोप्स का या और सारे का, ताकि जो डस्ट है वो एक बार भीग जाए। भीगने से वो क्या होगा कि थोड़ा सा फूल सा जाएगा, जो आसानी से जो है उसको हम फिर साफ़ कर सकते हैं। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, सारे इक्विपमेंट को बाहर करना है। जो लिटर मटेरियल है उसको जो है हमें निकाल कर दूर फेंकना है। वो कोशिश ये करनी है कि गवर्नमेंट्स का जो रूल्स रेगुलेशन है उसी के हिसाब से फार्म से कम 500 मीटर दूर हो और आबादी से दूर हो, ताकि कोई डिजीज़ स्प्रेड होने के चांस ना हो। और उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए सही तरीके से। इसके बाद सारे बर्तन और जो भी फीडिंग सिस्टम है उसको क्लीनिंग करनी चाहिए। शेड को साफ़ करनी चाहिए, अगर पक्का फर्श है तो उसकी वॉशिंग की जाए, नहीं तो उसको झाड़ू लगा के और सब चीज़ साफ़ सफाई करनी है। फिर अगले स्टेप पे हम आते हैं। यहाँ तक तो हमारा एक क्लीनिंग का प्रोसेस है। अगर हम देखें, अभी जो हमारा टर्म ऊपर अभी हमने बताया कि डीकंटामिनेशन मीन्स क्लीनिंग प्लस डिसइंफेक्शन। तो क्लीनिंग का पार्ट हमारा कहाँ तक है, जो हमने प्लान बनाया, इंसेक्टिसाइड्स जो यूज किया, रिमूव किया डस्ट को, प्री स्प्रे, इक्विपमेंट को बाहर निकाला, डिस्पोज ऑफ किया जो लिटर मटेरियल है, और फर्श का वेटिंग किया, उसको डैम्प किया, गीला किया। अब अगला स्टेप आता है वाटर और फीडिंग सिस्टम को हमने साफ़ किया बाहर निकाल के। अगला स्टेप आता है डिसइंफेक्शन का। तो डिसइंफेक्शन ऑलरेडी हम पीछे बता चुके हैं कि डिसइंफेक्शन मतलब हमें उस इन्फेक्शन को, कंटामिनेशन को दूर करने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को डिसइंफेक्शन कहते हैं। और अगला स्टेप है फार्म पर साफ़ सफाई के लिए, वो फ्यूमिगेशन है। फ्यूमिगेशन में हम आगे पीछे भी बता चुके हैं कि फ्यूमिगेशन में हम एल्डिहाइड कंपाउंड्स को यूज करते हैं। इसका मेन कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड होता है, कभी कभी पोटेशियम परमैंगनेट या फार्मलिन प्लस ब्लीचिंग पाउडर को भी यूज किया जाता है। जैसा कि हमने देखा पिछले स्लाइड में कि डीकंटामिनेशन प्रोसेस को समझा, जिसमें एक स्टेप था क्लीनिंग और दूसरा स्टेप है डिसइंफेक्शन।
और इसके अलावा हम एक पोल्ट्री शेड को रेडी करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए उसके बारे में हम समझें। अब उस डिकंटामिनेशन वर्ड में जो क्लीनिंग शब्द आता है हम क्लीनिंग देखेंगे। क्लीनिंग का मतलब जो होता है कि जो भी डस्ट मटेरियल है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है या जो भी अनयूजुअल चीज़ें हैं उसको हमें अपने पोल्ट्री फार्म के सेट से रिमूव करना है, निकालना है। तो क्लीनिंग जो है प्रोसेस दो तरह की है। एक तो ड्राई क्लीनिंग है। ड्राई क्लीनिंग में क्या है कि एक डस्टिंग, जैसे डस्ट को रिमूव करना, सॉयल अगर कोई है तो सॉयल को रिमूव करना है, ऑर्गेनिक मैटर ड्रॉपिंग है, ब्लड है, सिक्रीशंस है, ये सब चीज़ को रिमूव करना, ये आता है ड्राई क्लीनिंग के अंतर्गत। और वेट क्लीनिंग मतलब जैसे सोकिंग जो करते हैं सोप से भिगो करके वॉशिंग करते हैं। एल्कलाइन क्लीनर है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। गर्म पानी डाल करके वेट क्लीनिंग की जाती है, स्क्रबिंग की जाती है। ब्रश से यूज करना। पावर वॉशर, कोई प्रेशर से जो प्रेशर वाटर प्रेशर यूज करके साफ़ करना, ज़्यादातर हैचरी में यूज किया जाता है। और इसी तरीके से स्टीमर मीन्स स्टीम के द्वारा स्टीम बनाकर। तो ये क्लीनिंग का प्रोसेस है, दो प्रोसेस, एक ड्राई क्लीनिंग और वेट क्लीनिंग। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक ध्यान देने वाली बात है जो कि अगर हम डस्टिंग करते हैं तो ड्राई क्लीनिंग के अंतर्गत जो आता है डस्टिंग, उसमें कंप्रेस एयर भी यूज किया जाता है डस्टिंग के लिए। तो अगर किसी फार्म में प्रीवियस हिस्ट्री है किसी वायरल इन्फेक्शन का, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा है, रानीखेत है, या वायरल इन्फेक्शन दूसरा कोई है, तो ऐसे कंडीशन में हम कंप्रेस्ड एयर के द्वारा डस्टिंग प्रोसेस नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, वायरस उड़ेगा और वो जा करके दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे बैठेगा या दूसरे शेड में भी इन्फेक्शन का कारण बनेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिकंटामिनेशन से रिलेटेड जो अगला टॉपिक है डिसइंफेक्शन, उस पर चर्चा करेंगे। उसमें देखेंगे कितने प्रकार के डिसइंफेक्टेंट होते हैं, उसको कैसे कहाँ हमें यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। और इसी तरीके से जैसे हमने इस वीडियो में पोल्ट्री फार्म के शेड क्लीनिंग के स्टेप बाय स्टेप देखा, उसी तरीके से हम अगले वीडियो में अपने एक हैचरी की क्लीनिंग प्रोसेस में, हैचरी के डिसइंफेक्शन में क्या क्या हमें यूज करना चाहिए, कहाँ पे कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करना चाहिए, इससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर से आप लोगों का आयांश पोल्ट्री सर्विसेज में स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार के पोल्ट्री से रिलेटेड, टेक्नो कमर्शियली या फीड फार्मुलेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई आवश्यकता है तो वो फ्रीली हमसे कांटेक्ट कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।